हेलो फ्रेंड्स, फ्लाईवर्ल्ड इंडिया यूट्यूब चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। अभी आज का जो टॉपिक है वो न्यू ब्रिंसविक एक प्रोविंस है, उसमें पीएनपी मतलब प्रोविंशियल नॉमिनी प्रोग्राम, उसमें पोस्ट ग्रेजुएट एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम के बारे में हम थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। द PGES is an economic immigration option under the New Brunswick PNP. It is open to individuals who have graduated from a recognized university or community college in New Brunswick. तो सीधे सीधा इसका यही मतलब है कि न्यू ब्रिंसविक जो प्रोविंस है वो प्रोविंस में अगर पर्टिकुलर आपने पढ़ाई की है तब जाके ये स्ट्रीम का बेनिफिट्स आप बेसिकली ले सकते हो। दिस स्ट्रीम ऑफर अ पाथवे टू रिसाइड इन न्यू ब्रिंसविक permanently for individual who have graduated from a recognized academic institution in New Brunswick. अगर आपने पढ़ाई की है तो पर्टिकुलर इस कैटेगरी के थ्रू आप पीआर ले सकते हो एंड हैव स्टार्टेड और एक्वायर्ड अ बिजनेस इन द प्रोविंस, और वहां पे आप बिजनेस भी चालू कर सकते हो, एक्वायर कर सकते हो। इन ऑर्डर टू अप्लाई फॉर द NBPNP PGES, individual need to submit an expression of interest to the New Brunswick Department of Post-Secondary Education, Training and Labor, and be invited to apply when the province selected the highest ranked candidate. तो सपोज बहुत सारे कैंडिडेट ने UI सबमिट किया है तो उसमें गवर्नमेंट देखेगी कि बेसिकली कौन सा UI परफेक्ट है, मतलब कौन सा सूटेबल है कौन सी इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि UI जब आप सबमिट करते हो ना तब आपका इंटेंस क्लैरिफाई होता है, तो वो इंटेंस के हिसाब से गवर्नमेंट पूरा अंडर ऑब्जर्वेशन में रख के फिर आपको बोलेगी कि भाई आप ये बिजनेस यहाँ पे कर सकते हो। तो उसमें जो हाईएस्ट रैंक्ड कैंडिडेट विल बी सिलेक्टेड टू सबमिट एन एप्लीकेशन फॉर अ प्रोविंशियल नॉमिनी अंडर द NBPNP। अभी इसमें एंट्री रिक्वायरमेंट क्या है एप्लीकेंट की, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के पॉइंट सिस्टम क्या है, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर द बिजनेस एप्लीकेशन, असेसमेंट एंड इंटरव्यू फॉलोइंग नॉमिनेशन, एवरीथिंग ये थोड़ा डिटेल में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। In order to be eligible under the PGES, candidate must meet the following criteria. ये जो क्राइटेरिया है वो आपको फुलफिल करना पड़ेगा। बिटवीन जो एज है वो 22 से लेके 40 ईयर्स की एज होनी चाहिए। जो लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी है CLB 7 इन इंग्लिश और फ्रेंच फॉर ऑल 4 लैंग्वेज एबिलिटीज, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। Have completed a full-time New Brunswick post-secondary डिग्री और डिप्लोमा। ये फुल टाइम वर्ड्स बहुत मायने रखता है क्योंकि कोर्सेज बहुत सारे होते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि फुल टाइम हो, पार्ट टाइम भी हो सकता है, तो फुल टाइम ही ज़रूरी है। फॉर एटलीस्ट 2 years 15 hours ऑफ क्लास पर वीक, वो आपने जो भी कंडीशन है वो फुलफिल करनी पड़ेगी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और कम्युनिटी कॉलेज। हैव अ रिसाइड, अगर आप न्यू ब्रिंसविक में ही रहना चाहते हो क्योंकि वो अंडर डेवलपमेंट लोकेशन है, ड्यूरिंग द एकेडमिक प्रोग्राम, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम और कंप्रेस्ड एकेडमिक प्रोग्राम आर नॉट एलिजिबल। जैसे मैंने पहले बोला कि ये फुल टाइम डिस्टेंस लर्निंग नहीं चलेगा प्रोग्राम, कोई भी डिस्टेंस जो एजुकेशन है वो आपकी नहीं चलेगी, या तो शॉर्ट टर्म कोर्स भी नहीं चलेगा। हैव ऑन्ड एंड ऑपरेटेड अ बिजनेस इन न्यू ब्रिंसविक फॉर एटलीस्ट 1 full year। तो आपका बिजनेस का जो टाइम पीरियड है वो 1 year मिनिमम ऑनरशिप होना चाहिए। हैव अ वैलिड पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट, या तो फिर वैलिड पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट आपके पास होनी चाहिए। नॉर्मली क्या होता है दोस्तों कि जब आप पढ़ाई करते हो ना उसके बाद PSW एप्लीकेबल होता है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा, तो वो होना चाहिए, वो वैलिड होना चाहिए। मतलब जो वैलिड टाइम पीरियड होता है उसके बाद ये पर्टिकुलर इस कैटेगरी का वो आप एप्लीकेशन करके उसमें उसके बेनिफिट्स ले सकते हो। डेमोस्ट्रेट इंटेंशन एंड एबिलिटी टू सेटल इन न्यू ब्रिंसविक। ये सारे जो प्रोग्राम्स हैं ना, मैंने पहले भी मेरे बहुत सारे वीडियोस में मैं डिस्क्लोजमेंट कर चुका हूँ कि कनाडा के जितने भी डिफरेंट जो डिपार्टमेंट है वो सारे डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ सिंक्रोनाइज है। इंडिया में भी है मगर इतना प्रॉपर सिंक्रोनाइजेशन मैंने इंडिया में नहीं देखा है जितना कनाडा में है, क्योंकि मैंने देखा हुआ है। मैं जब कनाडा गया था और लास्ट, तो वहाँ पे मैंने देखा कि जो डिपार्टमेंट है वो उनका जो प्लानिंग होता है ना, मतलब ऑन पेपर पे 5 साल का उनका प्लानिंग होता है कि भाई हमें ये करना है, ये पर्टिकुलर ये सेक्शन को हमें इस तरह आगे बढ़ाएंगे, और जो भी वहाँ की जो गवर्नमेंट की जो सर्विसेज होती है वो बहुत पावरफुल होती है, वो आपको सपोर्ट भी बहुत करते हैं।
तो ये जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जब आप पढ़ाई करते हो तब भी आपको एक्सप्लेनेशन दी जाती है कि भाई आप इस तरह के बिजनेस यहाँ पे कर सकते हो। वहाँ पे सर्विस कनाडा है, बहुत सारी एजेंसीज है जो आपको सपोर्ट करने के लिए बैठी है। अभी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के पॉइंट, द फर्स्ट स्टेप ऑफ एलिजिबल इंडिविजुअल is to submit expression of interest from and UI will be received based on the following factors। तो एज के हिसाब से, लैंग्वेज के हिसाब से, एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस एंड द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ द बिजनेस। अगर आप बिजनेस करेंगे तो वहाँ की इकोनॉमी को क्या फ़ायदा होगा, प्रोविंस को क्या फ़ायदा होगा, एडेप्टेबिलिटी क्या है, कैंडिडेट हु हैव सबमिटेड एन यूआई आर रैंक्ड अंडर द यूनिक पीजीईसी पॉइंट सिस्टम। तो ये गवर्नमेंट की एक पॉलिसी है, उसमें पॉइंट बेस्ड डेवलप किया गया है। तो ईच फैक्टर रिसीव स्कोर, द एप्लीकेंट मस्ट स्कोर अ मिनिमम 65 आउट ऑफ 100। अगर आप 65 अचीव कर सकते हो देन यू कैन बेनिफिट, यू कैन गेट बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट। To be considered eligibility to apply to the program, the following tables outline each factors with the maximum number of points। अभी एज के 10 पॉइंट मिलेंगे, लैंग्वेज 35, एजुकेशन 25, वर्क एक्सपीरियंस 10, इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस 10, एडेप्टेबिलिटी 10, 100 में से अल्टीमेटली आपको 65 लाने हैं। अभी एज में भी डिटेल में है, लेस देन 21 ईयर है तो 0 पॉइंट मिलेंगे। 22 से 34 है। मैं कई बार बोलता हूँ मेरे जितने भी क्लाइंट्स है कि भाई अगर आपकी एज 33 के अबव हो गई तो सीआरएफ पॉइंट कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो ये सेम चीज़ कहीं ना कहीं यहाँ पे भी एप्लीकेबल होती है। 22 टू 34 10 पॉइंट्स, 35 टू 40 5 पॉइंट्स, 41 के ऊपर बात खत्म, 0 पॉइंट। अभी आया लैंग्वेज। तो लैंग्वेज का जो CLB लेवल होता है ना, वो जो 9 है तो उसका मतलब IELTS का 777 ईच। तो उसके हिसाब से आपको टोटल जो पॉइंट है वो 35 है। 35 में से आपको इस तरह से पॉइंट मिलेंगे। तो ऐसे आप कवर कर सकते हो लैंग्वेज के पॉइंट। CLB मतलब कैनेडियन लैंग्वेज बेंचमार्क, जो गवर्नमेंट ने लैंग्वेज का एक बेंचमार्क सेट किया हुआ है। अब ये एजुकेशन क्या है, तो कैनेडियन का जो एजुकेशन है वो इक्वलेंट जो भी डिग्रीज होती है, डॉक्टरेट लेवल होता है, PhD होता है, मास्टर्स होता है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे पॉइंट मिलेंगे। जैसे इसमें 25 मिलेंगे डॉक्टरेट लेवल पे, यहाँ पे भी मास्टर्स सेम है एंड 23 मास्टर्स ऑफ प्रोफेशनल डिग्रीज के 23 है। ये जो भी प्रोफेशनल डिग्री है, और कई मैं पहले भी मेरे वीडियो में क्लैरिफिकेशन दे चुका हूँ कि कनाडा में बेसिकली 2 टाइप्स के, एक लाइसेंस होल्डर मतलब रेगुलेटरी बॉडी में आता है, एक नॉन रेगुलेटरी बॉडी में। जो सारे बिजनेस है ना वो 2 ही कैटेगरी के होते हैं। तो ये 2 कैटेगरी वाइज भी थोड़ा डिवाइड है। जैसे बॉडी के, ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो काम होता है, मेडिसिन एंड वेटरनरी मेडिसिन, ये जो भी है तो उसमें रेगुलेटरी बॉडी आएगी। जैसे फार्मेसी में PBC लगता है, एग्जाम क्लियर करनी पड़ती है, तो वो सब मैं बहुत वीडियो में बहुत बार बोल चुका हूँ। अभी 2 और मोर कैनेडियन डिग्रीज है आपके पास तो 22 पॉइंट मिलेंगे। पोस्ट सेकेंडरी एकेडमिक है तो 21 पॉइंट मिलेंगे। पोस्ट सेकेंडरी डिप्लोमाज है तो 19 पॉइंट मिलेंगे। इन शॉर्ट इस पर्टिकुलर कैटेगरी में बेसिकली आपको 25 पॉइंट से ज़्यादा नहीं मिल सकते। इंडिविजुअल पोजेसिंग एजुकेशनल क्रेडेंशियल एक्सक्लूसिवली outside New Brunswick are ineligible to apply. The terms equivalent refer to the possibility of an applicant to list any further educational credential। तो आपकी जो डिग्री है ना वो ECA होनी चाहिए, मतलब एजुकेशन क्रेडेंशियल असेसमेंट। तो वहाँ की बॉडी है, वो बॉडी के अंडर में ही आप मतलब वो इक्वलेंट होनी चाहिए। वो ECA के जब आप असेसमेंट करवाते हो ना उसमें निकलनी भी चाहिए। उसके अंडर लॉ एंड रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके अंडर में पर्टिकुलर वो जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो फॉलो करने पड़ेंगे। वर्क एक्सपीरियंस लास्ट 10 ईयर्स है, 6 और मोर ईयर्स इन द लास्ट 10 ईयर्स तो 10 पॉइंट्स, 5 पॉइंट्स, 1 to 5 में 5 पॉइंट्स मिलेंगे, टोटल 10 पॉइंट्स है। इकोनॉमिक बेनिफिट ऑफ द बिजनेस, अगर बिजनेस इज लोकेटेड आउटसाइड ऑफ फ्रेडरिक्सन, मॉन्क्शन एंड सेंट जॉन, तो ये लोकेशन है वहाँ के न्यू ब्रिंसविक के, तो उसमें 5 पॉइंट। and business is in the agriculture sector to 5 point, and business is in a priority sector as defined by the Department of Post-Secondary Education, Training and Labor 10 point। ये 10 पॉइंट इसके है। एडेप्टेबिलिटी, तो एडेप्टेबिलिटी फैक्टर में बहुत सारे फैक्टर्स अल्टीमेटली यहाँ पे
इंक्लूडेड है। स्पाउस कॉमन लॉ पार्टनर हैज एटलीस्ट 1 year ऑफ कंटिन्यूस फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट इन न्यू ब्रिंसविक। तो ये छोटे छोटे पॉइंट आप कवर कर सकते हो, मगर आपकी फैमिली के साथ सपोज आप जाएंगे तो उसमें एक पॉइंट की कैलकुलेशन कैसी होगी उसके रिगार्डिंग ये थोड़ा डिस्कशन है। तो स्पाउस कॉमन लॉ पार्टनर हैज कंप्लीटेड एटलीस्ट 2 years और फुल टाइम स्टडी इन मिनिमम 5.2 years प्रोग्राम एट पोस्ट सेकेंडरी स्टूडेंट इन न्यू ब्रिंसविक विद अ वैलिड स्टडी परमिट इफ एप्लीकेबल। तो ये इतने मायने तो नहीं रखते हैं, मगर 5-10 पॉइंट का आप गैप कवर कर सकते हो, मैक्सिमम कोई ज़्यादा फायदा नहीं है। उसका जो CLB लेवल है, जो फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच बेसिकली वहाँ पे बहुत बोली जाती है, तो उसके हिसाब से हाँ आपके कोई क्लोज फैमिली रिलेटिव्स है तो उसके 10 पॉइंट्स आपको मिल सकते हैं। उसमें मैं डिटेल में नहीं जाता हूँ। एंड एडिशनल जॉब स्किल्ड आपके पास है, एप्लीकेशन है डेमोन्स्ट्रेट थ्रू ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस एंड सपोर्टेड बाय पोस्ट सेकेंडरी क्रेडेंशियल सर्टिफिकेट आपके पास हो, कोई डिप्लोमा डिग्रीज है, मतलब टेक्निकल एक्सपीरियंस है और वो पर्टिकुलर जो चीज़ है उसकी डिमांड वहाँ पे है, तो उसके 10 पॉइंट्स आपको मैक्सिमम 5 पॉइंट, तो वो टोटल 10 मैक्सिमम आप कवर मतलब यहाँ पे कर सकते हो। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर द बिजनेस, फॉर अ बिजनेस टू बी कंसिडर एलिजिबल अंडर द PGES इफ इट नीड टू मीट द फॉलोइंग मिनिमम क्राइटेरिया। द बिजनेस है वो मिनिमम 1 साल से वहाँ पे होना चाहिए। द बिजनेस मस्ट हैव बीन इन ऑपरेशन मोड में होना चाहिए। 100% ऑनरशिप ऑफ द इक्विटी, मतलब वो एप्लीकेशन मस्ट उसके पास ही इक्विटी का शेयर हो, वो खुद का होना चाहिए। मतलब द एप्लीकेंट मस्ट रिसीव compensation in the form of salary from the business which must at minimum meet the low income cutoff as defined by the Statistics Canada। कनाडा के हिसाब से जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन स्टैटिस्टिक्स डिसाइड किए गए हैं सैलरी के, वो कंपनसेशन इन द फॉर्म ऑफ सैलरी वो होने चाहिए आपके। द बिजनेस मस्ट क्रिएट एटलीस्ट 1 full-time जॉब फॉर अ कैनेडियन सिटीजन और परमानेंट रेजिडेंट अपार्ट फ्रॉम फैमिली मेंबर। तो आपकी जो फैमिली मेंबर है उसके सिवा वहाँ का जो एक कैनेडियन सिटीजन है या तो PR है, उसको आप एटलीस्ट एक जॉब 1 full-time जॉब आपको रखना पड़ेगा। द पोजीशन मस्ट मीट प्रिवेलिंग वेज लेवल एंड मस्ट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू द बिजनेस। तो आपको जो भी वेज के जो लेवल है वो मस्ट बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो दोस्तों फॉलो करने पड़ेंगे। एडिशनल रिक्वायरमेंट फॉर द बिजनेस, द बिजनेस मस्ट हैव स्टार्टेड एज अ कैरियर ऑब्जेक्टिव, बिजनेस क्रिएटेड सोलली फॉर इमिग्रेशन पर्पज आर, मतलब पर्टिकुलर आपको बाहर से बंदा बुलाना है और उसके पास से कई लोग तो पैसे भी लेते हैं एम्प्लॉयमेंट इशू करने का, तो वो इंटेंस मतलब क्लैरिफाइड होना चाहिए। वो ऐसा इंटेंस नहीं होना चाहिए कि भाई बाहर से बंदे बुला के पैसा बनाना है, या कोई इंटेंस गलत नहीं होना चाहिए। The applicant must provide active and ongoing participation in the day-to-day management and direction of the business from within New Brunswick by assuming risk and influencing the direction of the business and being present at the business premises on a day-to-day basis। तो वो सारे जो भी आपके बिजनेस की जो रिपोर्टिंग है वो दोस्तों बहुत ही साउंड होने चाहिए, साउंड फाइनेंशियल हेल्थ होनी चाहिए, ऑडिट ओपिनियन, स्पेशल पर्पस रिपोर्ट, ये सारे आपको ऑडिट वेरीफाइड विल बी रिक्वायर्ड टू असेस द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द बिजनेस। द बिजनेस मस्ट बी एस्टेब्लिश एज अ सोल प्रोप्राइटरशिप और कॉर्पोरेशन। वहाँ पे ये जो प्रोप्राइटरशिप या तो कॉर्पोरेशन में होना चाहिए सोल। मस्ट बी अ कंटिन्यू ऑपरेशन ऑफ एन एग्जिस्टिंग बिजनेस और द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ न्यू बिजनेस। द बिजनेस मस्ट बी अ फॉर प्रॉफिट एंटिटी with the primary purpose of earning profit through the sale of good or service। कहीं कोई भी गुड या सर्विस, मगर वो बिजनेस में प्रॉफिट होना चाहिए। एंड ये पूरा एक मतलब रिपोर्ट जनरेट होती है, वो रिपोर्ट में सब दिखना चाहिए। द बिजनेस मस्ट बी कंसिडर अ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट एज डिफाइंड अंडर सबसेक्शन 402 ऑफ द कैनेडियन इनकम टैक्स रेगुलेशन। तो वहाँ के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, जो भी इनकम टैक्स के रूल्स एंड रेगुलेशन है। इंक्रीज वैल्यू एडेड मैन्युफैक्चरिंग और प्रोसेसिंग फॉर न्यू ब्रंसविक एक्सपोर्ट, एनहांस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, डेवलपमेंट ऑफ इनोवेटिव अप्रोचेज एंड ट्रेडिशनल बिजनेसेस, डेवलपमेंट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी, नई टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट होना चाहिए, वहाँ की इकोनॉमी को बेनिफिट होना चाहिए। एनहांस टेक्नोलॉजी commercialization and transfer to technology and specialized knowledge to the New Brunswick। ये बहुत सारे
फैक्टर्स है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों थैंक यू वेरी मच।